2018 में आपको अवाम ने वोट क्यों नहीं दिया? अगर मुस्तफ़ा कमाल को वोट दे देते तो आज गटर मेला पानी नहीं पीते। आपकी पार्टी इस टाइम जीत जाती है इलेक्शन, ये बल्दियाती जो हो रहा है, तो आप मेयर बनेंगे? लोग मर रहे हैं, बेबस हुए हैं, करंट से पानी से मर रहे हैं, डूब के मर रहे हैं, नालों में जाके मर रहे हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? जी सिंध के सबसे बड़े जो ओहदेदार हैं और वो वज़ीर आला सिंध हैं। कि इस टाइम अगर कराची को फिर से बनाना है और जैसा आपने बनाया उससे भी अच्छा बनाना है, तो कितना बजट दरकार है कराची को बनाने के लिए? मेरे पास अगर ये जिम्मेदारी आती है तो सबसे पहले तो जो पैसा मौजूद है उसको 100% ईमानदारी से लगाया जाए तो झाड़ू लग जाएगा शहर में। अल्लाह खैर करे, झाड़ू मैं समझा कि पूरी कचरा उड़ जाएगा शहर में। वसीम अख्तर साहब ने आपको चैलेंज किया था कि कराची साफ करके दिखाएं। जी और आपने ये अपना असगर अली शाह स्टेडियम के पास सफाई शुरू करा दी। कैंप लगा दिया था मैंने। आपने मैंने इख्तियारात ले लिए थे। जी 14 घंटों के अंदर उनको पता था कि जो वो शहर साफ हो जाएगा 3 महीने के आपने भी चुन के वो जगह से कचरा उठाया जहाँ से पता है कि सफाई नजर आएगी पूरे कराची। एजुकेशन पे कुछ बताएं। इस शहर का एसेट था ना, वो शहर की तालीम थी। इस शहर ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोग पैदा किए, किसी प्राइवेट स्कूल ने पैदा नहीं किया। वो पीले स्कूल, काले स्कूल, लाल स्कूल के पीले स्कूल से? जी, आज का सरकारी पीला स्कूल अब्दुल कदीर खान पैदा कर सकता है। प्यून की नौकरी नहीं मिलेगी वहां से निकलने के बाद। मुस्तफा कमाल आपके सामने बैठा हुआ है। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं। मैं बताऊं आपको, आप या तो सेंट पैट्रिक्स से मामा पारसी से हैं, कहां से हैं? मैं पीले स्कूल का पढ़ा हुआ आदमी मैं पीले स्कूल का पढ़ा हुआ आदमी हूँ नादिर भाई। मैं किसी घर का चौकीदार चोरों से मिलकर दरवाजा खोल दे उस घर को लूटने से कोई बचा सका आज तक? भाई हमें चोरों से गिला नहीं है। हमने 40 सालों तक इस शहर की रखवाली करने के लिए चौकीदार बनाए रखे थे अपने वोटों से। की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लूटा? हाँ। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं नादिर अली। आज के गेस्ट के लिए शेयर अर्ज किया है कि क्या कहूं इनको, क्या कहूं इनसे। अब मैं उम्मीद लगाऊं किनसे? क्या हो रहा है ये मेरे कराची का हाल, बताइए ना मुस्तफ़ा कमाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है? खैरियत से कमाल भाई? क्या हो रहा है ये कराची का हाल? बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। बहुत बुरा तो हो रहा है। मेरा सबसे पहला सवाल इस पे आपसे बनता है और सबसे सीरियस सवाल है कि आप अपनी गाड़ी पे आए हैं या लॉन्च पे आए हैं? कहीं कहीं गाड़ी रहती थी और कहीं वो लॉन्च बन जाती थी। अच्छा। और तो या गाड़ी का नाम हौड़ा लिख दिया है आपने कि हौड़ा है? कहीं वो फ्लोट हो रही होती थी और कहीं फिर टायरों पे चल रही होती थी। तो इस तरह से आए आपके पास। तो ये पानी का क्या तरीक़ेकार है? मतलब है ये हमारे पास मशीनरीज नहीं है पानी सक करने की, या एक पूरा निज़ाम नीचे का नहीं है इंटरनल कि पानी जाए बारिश का। बारिश तो पूरी दुनिया में होती है और मेरा ख्याल है 6-8 घंटे में पानी नहीं होता वहाँ पे। क्या वजह? नहीं, आपके पास इंसान ठीक नहीं है, मशीनें तो जो बात की बात है। जो इंसान है ना इस तमाम चीज़ों का जिम्मेदार, वो बद किरदार है, वो करप्ट है, वो नाअहल है और उसको मरना याद नहीं है। उसको ये पता नहीं है कि जब वो मरेगा तो इस 3 करोड़ आबादी के ऊपर अगर उसको जिम्मेदारी दी गई है, वो कोई इंसान है, किसी के पास उसके पास ओहदा है, तो यहाँ के लोगों को, अल्लाह की मखलूक को आने वाली परेशानियों को उसका हिसाब किताब होगा। वो करप्ट भी है, वो हराम खा रहा है, वो नाअहल भी है और उसको जो है वो ये सब कुछ। तो मशीनरीज तो सेकेंडरी बात है ना। अगर और भाई ये जो आप बारिशों का पानी है और सारी, ये साल भर काम होता है। जब जाकर आप जो है वो बारिशों के दौरान आप सफाई थोड़ी करते हैं नालों की। ये साल भर एक सीज़न आता है, पूरे नालों की डिसिल्टिंग होती है, उसका पूरा एक 4 महीनों का मानसून से पहले एक पूरा सेटअप चलता है। और होता था ना हमारे ज़माने में चीज़ों की इतनी तबाही बर्बादी तो नहीं थी ना, बेबसी तो नहीं थी ना कि लोग जो इस तरह से जो है वो नालों में गिर रहे थे अपनी फैमिली के साथ। उस पे तो मैं आता हूँ, आपके दौर पे तो आता हूँ। मुझे ये बताएं, मैं मौजूदा दौर की बात कर रहा हूँ, करंट सिचुएशन जो है, इसका आप जिम्मेदार किसको समझते हैं? अगर FIR कटे तो मौजूदा हुकूमत में किसके खिलाफ FIR कटनी चाहिए? लोग मर रहे हैं, बेबस हुए हैं, करंट से पानी से मर रहे हैं, डूब के मर रहे हैं, नालों में जाके मर रहे हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? जी सिंध के सबसे बड़े जो ओहदेदार हैं और वो वज़ीर आला सिंध हैं और इन सारी चीज़ों की जो है वो जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है। और वो जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और जो पैसा एंजॉय कर रहे हैं, जो फंड एंजॉय कर रहे हैं, उसके उसी तरह से उनके ऊपर मरने वालों की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर आती है। कि नलकों में उतना पानी नहीं आ रहा जितना कराची की सड़कों पे पानी है। देखिए वेरी अनफॉर्चुनेट, ये एक दिन की बात नहीं है। ये तो जो है वो साल साल की बदकारियाँ, साल की बदआमालियाँ
और साला साल के करप्शन का आउटकम है। कोई एक ऐसा इवेंट आ जाता है जिस पे आपको सब चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं। तो ये जो साल भर आप मशीनरीज के पेट्रोल पीते हैं, खाते हैं, हराम कमाते हैं, ये जो आप स्वीपर्स को जो है वो तनख्वाहें उनकी लेकर अफसर जो है वो छोड़ देता है, उनसे उनके काम नहीं कराता, ये जो डिसल्टिंग के नाले के डिसल्टिंग के पैसे आप 2 जगहों पे नालों पे सिर्फ मशीनें चलाकर आप जो है वो करोड़ों रुपए खा जाते हैं, ये उसका सारा नतीजा है। फिर आपके पास लोकल गवर्नमेंट नहीं है, भाई इतना बड़ा कराची एक एडमिनिस्ट्रेटर से कैसे चलेगा? भाई किसी गली का कोई काउंसलर होता है, कोई यूसी चेयरमैन होता है, अगर कोई नाला खुला हुआ भी रह गया है ना, तो अगर मोहल्ले का काउंसलर और यूसी चेयरमैन वो कहीं ब्लॉक रख देगा, कोई रुकावट रख देगा कम से कम। तो ये सारी टीम बनकर वो सारा कुछ कर रही है। दुनिया में कोई एक शहर ऐसा नहीं है जहां पर आप एडमिनिस्ट्रेटर से, एक आदमी से 3 करोड़ की आबादी का शहर आप चला रहे हो। 3 करोड़ दुनिया में नहीं है कोई ऐसा शहर, वहां पर जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तस्वुर नहीं है कि आप एक दिन भी इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट के बगैर आप वहां पर शहर चला सकें। आप चला रहे हैं यहाँ पे साल से। जब मेरी निजामत खत्म हुई थी तो 5 साल इलेक्शन नहीं हुए थे, पिछली निजामत खत्म हुई तो 2 साल से इलेक्शन नहीं हुए। आप जब सेकंड बेस्ट मेयर बने थे, वो किस क्राइटेरिया पे आपको अवार्ड मिला था? जो भी आपको अप्रिसिएशन जी, फॉरेन पॉलिसी, किस क्राइटेरिया जी, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने इवैल्यूएशन की थी दुनिया भर के तमाम जो है वो मेयर्स की, और मेयर ऑफ द मोमेंट, सेकंड मेयर ऑफ द मोमेंट, 3 मेयर ऑफ द मोमेंट्स उन्होंने जो है वो उस वक्त एक बर्लिन का मेयर था, एक चाइना के शहर का मेयर था और एक फिर मेरा। तो मेयर ऑफ द मोमेंट में 3 मेयर्स का जो है उन्होंने जिक्र किया था फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने, और उसमें जो है उन्होंने मेरा नाम जो है वो मेंशन किया था। तो क्या चीज देखी थी सबसे पहले फेज में? क्या देखा था? डेवलपमेंट ज्यादा, मल्टीपल चीजें नादिर में, मल्टीपल चीजें डेफिनेटली उसमें डेवलपमेंट थी। एक तो देखिए, लंदन को बनाना मसला नहीं है, न्यूयॉर्क को चलाना मसला नहीं है, शंघाई को चलाना मसला नहीं है, लेकिन कराची जैसा शहर उसकी उन्होंने देखी थी भाई कैसा बैकवर्ड शहर था, क्या तबाही बर्बादी थी, ट्रैफिक कंजेशन कैसा था, यहाँ पर पानी कहाँ कहाँ नहीं जाता था, पानी के पीने टैंकर कितने चलते थे, सफाई का क्या निज़ाम था। वहाँ से जाकर जो है वो चीज़ें जो है बेहतर हुई हैं। सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स मेरे उन्होंने देखे, मेरी ग्रीनरी देखी, पार्क्स देखे उन्होंने। मैंने जो है वो 36 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बना दिए अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हाथों से अल्लाह ताला ने बनवाए। 365 हम अल्लाह ताला ने पार्क्स बनवा दिए। कितने हज़ार किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर की जो है सड़कें बन गई, और कंजेशन जो कि 1.5-2 घंटे में लोग जहाँ पहुँचे थे वहाँ पर 15 मिनट में का सफ़र हो गया। फिर जो है वो आयोन कराची वाला कॉन्सेप्ट दिया हमने, ओनरशिप दी तमाम कराची वालों को। तो ये बहुत सारी मल्टीपल, फिर जजीरों में तक मैं समुद्र में पानी की लाइनें डालकर नादिर भाई हमने पानी पहुंचाया उस ज़माने में। फिर ग्रीन बसेस चलाई, 3 रूट चलाई ग्रीन बसेस के, और एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जिसमें कोई कंडक्टर नहीं होता था बसों में, और वो मशीनरीज जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम होता था स्टॉप पे, ताकि हमने बचपन में सफर किया, हमने सफर किया ना बचपन में बसों में। तो वो सबसे ज्यादा लड़ाई कंडक्टर से होती थी जब वो कपड़े खराब करता था कि वो जब वो डबल है और वो आप साफ सुथरे कपड़े पहन के जा रहे और वो आपके कपड़ों में चढ़ता हुआ एक कोने से दूसरे कोने बस में जब जा रहा होता था, और तो बिल्कुल तिल धरने की जगह, और उसी में वो बोलता था अब बहुत जगह है भाई, बहुत जगह है, और उसमें वो चल रहा होता था, भागा था चहलकदमी का, उसको कोई परवाह नहीं कि कोई। तो डेफिनेटली किरदार भी थोड़ा सा खराब होता था मुझे लगता है, जो कंडक्टर होता है ना, मुझे तो हमेशा इस तरह का कंडक्टर मिला। तो वो डेफिनेटली जो है ना वो लोगों की इज्जत नफ्स मजरू होने वाली बात मेरे दिमाग में थी। तो जब मेरे पास ये इख्तियार आया तो 100% सिटी गवर्नमेंट की ओनरशिप से, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फंड नहीं थे, कोई जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के फंड नहीं थे, टोटल सिटी गवर्नमेंट के अपने पैसों से हमने 3 रूट चलाए 75 बसेस से, 25 बसेस के 3 रूट। और उसमें सिस्टम ये बनाया कि पहले तो ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दी, बाकायदा उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी, उनको तमीज़ सिखाया, उनको लेकर उनको रिहैब किया सारा, उनको वर्दियां पहनाकर उनको गाड़ियों में बिठाकर, फिर हमने उस बस में कोई कंडक्टर नहीं रखा, हमने एक कंप्यूटराइज सिस्टम रुशनास करा जिसमें हमने हर बस स्टॉप पे। एक सवाल, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, आपने सर्कुलर रेलवे को ऑपरेशनल क्यों नहीं किया? एक सवाल बनता है। ये सर्कुलर रेलवे नादिर भाई ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट रेलवे है ना, फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर वो है डिसीजन मेकर। हाँ मैं बता, डिसीजन मेकर है। फिर उसके बाद उसने एक कंपनी बनाई, ये सर्कुलर रेलवे। तो मैंने इतनी प्रेजेंटेशन दी इस्लामाबाद में जाकर, जायका से मैंने जायका जापानीज बैंक से वो हमें लोन देने के लिए आए, $1.2 बिलियन हमें लोन दे रहे थे इसकी रिवैम्प करने के लिए उस वक्त।
पूरा रिवैम्प करने के लिए सब चीजें तय हो गई। सारा एनक्रोचमेंट हटाना मेरा काम था, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का काम था, और उसकी जो है वो फंडिंग अप्रूव करना फेडरल गवर्नमेंट का काम था। और चूंकि उसकी उसमें स्टेक होल्डर रेलवे का डिपार्टमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, तो उन्होंने कंपनी बना दी थी 33% की। तो जब ये बन जाता तो उसको ऑपरेट करने में हमारा रोल होता, उसको बनवाने में हमारा रोल होता, लेकिन उसकी फाइनेंसिंग में और उसकी जो ओनरशिप थी वो फेडरल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि रेलवे का डिपार्टमेंट है, रेलवे के डिपार्टमेंट के अंडर में आती है। तो इसलिए मैंने अपनी पूरी कोशिश करके, जायका से सॉफ्ट लोन हमें दे रहे थे, वो पैसे इन्होंने जो है उनको सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट से एक जो है वो एक अप्रूवल चाहिए था, और एक जो है वो उसकी क्योंकि सोवरेन गारंटी कोई भी सिटी गवर्नमेंट नहीं ले सकती। जब बाहर के मुल्क पैसा देते हैं, कोई कर्ज देते हैं, उसको फेडरल गवर्नमेंट की सोवरेन गारंटी का लेटर चाहिए। वो लेटर जो है फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं दिया, वो पैसा वो जाकर आज जो दिल्ली मेट्रो के बाद कलकत्ता और सारे जो मेट्रोस बने, वो यही जायका ने जाकर वो पैसा फिर वहां लगाया। उस जमाने में मुशर्रफ साहब से आपने बात की थी या जरदारी साहब से की थी? क्योंकि दोनों की हुकूमत मुशर्रफ में साहब आप के रहे। आखिरी दौर में की शुरुआत हुई। देखिए, मैं आपको ये भी अच्छा हुआ आपने ये वाली बात की। लोगों का परसेप्शन ये है कि मुस्तफ़ा कमाल के पूरे दौर में मुशर्रफ साहब जो वो रहे हैं। नहीं, मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूं यहाँ पर। वो समझते हैं मुशर्रफ साहब आते थे बोरी में पैसे लेकर, और मुस्तफ़ा कमाल, मेरे नाक़िदीन जो है अक्सर ये वाली बात करते हैं, सारा क्रेडिट उनका है, उनको क्रेडिट उनका। अच्छा, मैं उनकी क्रेडिट को डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ फैक्ट बताना चाहता हूँ कि मेरी निज़ामत शुरू होती है 2005 अक्टूबर नवंबर में मेरे इलेक्शंस हुए हैं। उसी वक्त पाकिस्तान में ज़लज़ला आया हुआ था, खतरनाक वाला, बालाकोट वाला और कश्मीर वाला। हम सब लोग ओथ उठाने से पहले वहाँ चले गए। हम ज़लज़लों के ऊपर हम 1.5 महीने 2 महीने, और पाकिस्तान में इमरजेंसी लगी हुई थी। तो मेरा ओथ हुआ है जनवरी में, 2006 जनवरी में, ठीक है, ओथ हुआ है। 2008 में मुशर्रफ साहब ने रिजाइन कर दिया। 2006 में मैं आया हूं और 2008 में रिजाइन कर दिया। टेक्निकल 24 महीने 2008 में जो है वो रिजाइन कर दिया। मेरी निजामत खत्म होती है 2010 के बाद जाकर। तो मैंने जरदारी साहब का टेन्योर में ज्यादा टाइम गुजारा है, तकरीबन 3.25 साल। ये क्रेडिट तो उनको जाता है फिर। अच्छा, उनको कोई क्रेडिट देता नहीं, उन्होंने कुछ किया नहीं। उन्होंने कुछ किया नहीं, तो उनको कोई क्रेडिट देता नहीं है। लेकिन मुझे डिस्क्रेडिट करने के लिए, मुझ पर ये जब किसी को कोई तनकीद नहीं मिलती तो ये कहते अरे यार इनका क्या कमाल है, वो तो मुशर्रफ साहब आते थे। तो मैं ये सिर्फ रिकॉर्ड पे आपके जरिए, आपने सवाल किया तो मैं बता रहा हूँ। तो वो ये जो ज़्यादा काम हुआ है, ये जो आप कह रहे हैं रेलवे वाली बात, ये मैंने जो है वो डेफिनेटली, ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई थी और उस ज़माने में उनसे जो है वो उनके लोगों को प्रेजेंटेशन सारी दी। अभी बीच में भी हलचल हुई थी थोड़ी सी, आप इसको समझ लें कि हड़ाउड़ी जिसे कह लें, कि सर्कुलर रेलवे ऑपरेशनल हो रहा है और इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं और बस ट्रेनें भी आ गई हैं, कुछ वीडियो, लेकिन उसके बाद फिर से बैठ गए। देखिए नादिर भाई, माजरत के साथ जो साहब जो चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जिसको टीवी पे तो बहुत रोज़ाना की खबर बन जाती थी, हेडलाइन, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जो है उसका कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ठीक है, नेस्ला टावर गिरा दिया उन्होंने, और उससे किसको फ़ायदा हुआ? कराची 100 बिल्डिंग, और जिस वक्त नेस्ला टावर गिरा रहे थे उस वक्त 100 इलीगल बिल्डिंग्स जो है वो KBCA वाले बना रहे थे। तो भाई अगर आप बिल्डिंग कंट्रोल वाले, तो अगर आपको नेस्ला टावर जिसने गलत बनवाया होगा, आपने उसको तो सज़ा दी नहीं, नेस्ला टावर आपने गिरा दिया, तो आपने बुराई, जहां से बुराई होती है वो बुराई के, भाई SBCA की बिल्डिंग है ना, जहां से हरामखोर रिश्वतखोर लोग जो है वो ये बिल्डिंगें बनवाते हैं, तो आप उसको सजा देते ना किसी को बुला के, ताकि अगली भी बिल्डिंग्स बनना बंद होती। नंबर 1। नंबर 2, आखिरी दिन जाते हुए आखिरी दिन उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जज साहब ने लोकल गवर्नमेंट के हवाले से फैसला सुना दिया आखिरी दिन, जिस दिन वो जा रहे हैं, और लोकल गवर्नमेंट के तमाम जो है वो जो हुकूक हम मांग रहे हैं उन्होंने जो है वो अप्रूव कर दिया सारी चीज़ों को। लेकिन उस पर मजाक ये है कि उन्होंने ये सारा काम कह दिया इसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, पीपल्स पार्टी को, कि आप अपने सूबे में इन्हीं लाइंस के ऊपर कानून बनाकर ले आएँ और इसको अमल दरामद करें। ये इसी तरह से है कि कोई चोर अदालत में जाए, उसको अदालत कहे कि ऐसा करो, तुम्हें मैं टाइम दे रहा हूं, जाकर अपने लिए कानून ऐसा बनाओ कि जिसमें तुम चोरी ना कर सको। किसको कह रहे हैं? चोर को ये कहे अदालत कि तुम जाकर अपने लिए ऐसा कानून बनाकर लेकर आओ कि उसके बाद तुम चोरी ना कर सको। भाई ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इसी ने तो हमारे हुकूक गस्ब किए हैं। आप इसी को बोल रहे हो कि अपनी प्रोविंशियल असेंबली में अपने ये तमाम कानून ऐसे बना के लेकर आओ जिसमें तुम कराची के और सिंध के हुकूक जो है वो गस्ब ना कर सको। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो इसी तरह किसी चोर को आप, तो भाई आप जिस तरह आपने नेस्ला टावर गिराया है,
आपने सुपरविजन की है उसका, उसकी गिराने की। आपने सिर्फ ऑर्डर पास नहीं कर दिया, बल्कि आपने ऑर्डर पास करने के बाद हर हफ्ते अदालत लगाकर आप प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते थे कि कितने फ्लोर गिर गए। तो जब आपने लोकल गवर्नमेंट के ऑर्डर के ये कानून को आपने वो कर दिया, इसमें फायदा किसको मिला है गिराने को नस्ल टावर? किसी को नहीं। चीफ जस्टिस साहब को तसल्ली हुई होगी। मुझे तो कराची में जो फायदा किसी को नहीं किसी मिला। को कोई इलीगल बिल्ड कंस्ट्रक्शन बंद नहीं हो गई कराची में। बेनिफिशियरी कोई नहीं है। बेनिफिशियरी कोई नहीं है। सही है। बेनिफिशियरी कोई नहीं है। तो इसी तरह से उस नेस्ला टावर का जो कोर्ट ऑर्डर है ना, उसी तर्ज के ऊपर ये लोकल गवर्नमेंट के जो आपने कानून पास किया था या आपने जो अहकाम दिए थे, इस अहकाम को आपको उसी तरह से सुपरवाइज करना चाहिए कि अगर आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहा था कि जाकर तुम बना के लेकर आओ, तो ये हर वीक उसके ऊपर अदालत लगाते और कहते हाँ भाई आप बताओ कितनी कानून साजी तुमने कर दी। आज साल भर हो गया सारी बातों को, वो आज वहीं कहीं पड़ा हुआ है। कमाल भाई, अगर आपकी पार्टी इस टाइम जीत जाती है इलेक्शन, ये बल्दियाती जो हो रहा है, तो आप मेयर बनेंगे? हाँ, आप आएंगे सीट पे फिर से? हाँ यकीनन। हाँ यकीनन। आज के इस कराची एक तासुर ये जाता है ना कि बंदा जो चीज अचीव कर लेता है तो उसके बाद की सोचता है। तबाही बर्बादी है ना इस कराची में, जो तबाही बर्बादी है। मुझे अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से शहर बनवाया था, मुझे देखकर दुख होता है। मैं इसको और लोगों के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेज और कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस, देखो भाई जिंदा लोगों में तो इस वक्त मैं ही हूं जिससे अल्लाह ताला ने शहर बनवाया था। वाह वाह वाह। नेमतुल्लाह साहब ने काम किया होगा, उनका नाम आता है, काम किया है, लेकिन नेमतुल्लाह साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए ना। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत जगह अता फरमाए, उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अगर कराची में जिसके हाथों से काम हुआ था और वो बंदा कोई जिंदा रह गया है जिंदा लोगों में से, तो वो तो मुस्तफ़ा कमाल है। मुस्तफ़ा कमाल के हाथों से अल्लाह ताला ने काम करवाया था और वो बार-बार ये कह रहे हैं ना जिंदा रह गया। मैं जिंदा लोगों में तो मैं हूं, मौत जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे हाथों से अल्लाह ताला ने शहर बनाया था। मेरा दुश्मन भी मुझ पर कोई मेरे किरदार पर उंगली नहीं उठा सकता। नादिर भाई, मैंने 300 अरब रुपए खर्च किए, कोई 1 रुपए का 300 अरब, 30,000 करोड़ बनते। जमाने में जब आटा 10-15 रुपए किलो, 20 रुपए इस तरह से उसकी उस जमाने का 300 के सन 2005 की बात है, 2005 से 2010 तक, 2005 से 2010 तक। मैं समझता हूँ आज का 1000 करोड़ बोला जाए उसको, 1000 अरब, सॉरी। आप उसको क्या 1000 अरब कह सकते हैं? कह सकते। 300 अरब को आज के 1000 अरब कह सकते हैं। आज के 1000 अरब आराम से कह सकते हैं आप, कंजर्वेटिव नंबर। आज की कराची जो जितना बिगाड़ हुआ है, आपको पता है, मैं इतनी फर्स्ट हैंड नॉलेज है मुझे आपके लिए कि आपको ये भी पता है कि शारा फैसल के रोड कौन सा वाला टूटा हुआ है, कहाँ खड्डा है, अंडा मोड़ में क्या प्रॉब्लम है, सारे इलाकों के मसाइल पता है। मेरा सवाल ये है कि इस टाइम अगर कराची को फिर से बनाना है और जैसा आपने बनाया उससे भी अच्छा बनाना है, तो कितना बजट दरकार है कराची को बनाने के लिए? 2 बातें हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो बना हुआ कराची है ना, इसकी मेंटेनेंस होती है। आपका घर बना हुआ है, सही है, अब इसमें आपको कुछ बनाना नहीं है, सही है, इसमें आपको मेंटेनेंस करनी है, सही है, इसमें झाड़ू लगाना है, सही है, इसकी सफाई करनी है, सही है, सबसे पहले सफाई हो, इसके पेंट करना है इसको, ठीक है ना कहीं। तो एक तो मेंटेनेंस, इस मेंटेनेंस के पैसे आज इस निज़ाम में भी मौजूद हैं, ठीक है। आज सारे इख्तियारात और वसाइल छिन जाने के बावजूद भी मेंटेनेंस करने के पैसे नादिर भाई आज भी इस निज़ाम में मौजूद हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब तो किस चीज़ की आपने जो सवाल किया उसका जवाब ये है कि जो भी मेयर आए, मेरे पास अगर ये जिम्मेदारी आती है तो सबसे पहले तो जो पैसा मौजूद है उसको 100% ईमानदारी से लगाया जाए, तो झाड़ू लग जाएगा शहर में। अल्लाह खैर करे, झाड़ू मैं समझा कि पूरी कचरा उड़ जाएगा शहर में, पानी आने लगेगा शहर में इंशाल्लाह ताला। छोटे छोटे पैच वर्क जो गड्ढे पड़े हुए हैं बढ़ना शुरू हो जाएंगे, पार्क में जो है वो ग्रीनरी आना शुरू हो जाएगी, स्कूल में तालीम आना शुरू हो जाएगी। ये है मेंटेनेंस के काम, इसके पैसे ऑलरेडी जा रहे हैं, तनख्वाहें जा रही हैं, ये मेंटेनेंस काम। उसके बाद जब आप ये 100% ईमानदारी से कर लेंगे ना, फिर आपके अंदर ये जुर्रत होगी कि आप नए इख्तियार मांगें, आप नए हुकूक, जो इख्तियारात आपसे छीन लिए गए वो हुकूक। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि जो पैसा आपके पास मौजूद उसमें तो करो आप गबन, उसमें तो करो करप्शन, उसमें तो करो आप कोकेन पार्टी, और नए इख्तियारात के लिए आप बात करो, ये नहीं हो सकता। तो पहले आपको एग्जिस्टिंग पैसे, अच्छा फिर मुस्तफ़ा कमाल को अल्लाह ताला ने 5 सालों में ये शहर रातों को जाग कर, बिस्तर को छोड़कर, बारिश में, तूफ़ान में, आंधी में, धूप में, गर्मी में, दिन रात, सुबह शाम, अल्लाह ताला ने ये सबक, ये मुस्तफ़ा कमाल को चीज़ें सिखाई हैं।
मेरी फिंगर टिप्स पे आज भी तमाम चीज़ें मेरी फिंगर टिप्स पर हैं। ये K4, ये K3, ये तमाम लाइनें, ये पानी, ये सब कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ जाना है, प्रॉब्लम क्या है, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, कचरा कहाँ से उठता है, कहाँ जाना होता है, इसको ये सब चीज़ें अल्लाह ने। बल्कि एक दफ़ा मुझे याद है वसीम अख्तर साहब ने आपको चैलेंज किया था कि कराची साफ करके दिखाएं, जी जी और जी, आपने ये अपना असगर अली शाह स्टेडियम के पास सफाई शुरू करा कैंप दी। लगा दिया था मैंने। आपने कहा था, मैंने उठना मैंने शुरू हो चैलेंज गए थे, मैंने फौरन PD इख्तियारात ले लिए जी थे। जी जी 14 ऐसे घंटों ही के है। अंदर 14 घंटों के अंदर जी 14 घंटों के अंदर उनको पता था कि जो है वो शहर साफ हो जाएगा 3 महीने के आपने भी अंदर। चुन के वो जगह से कचरा उठाया जहाँ से पता है कि सफाई नजर आएगी पूरे कराची हाँ में। नहीं उन्होंने ये वहाँ बहुत कचरा था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने मैंने कहा कि भाई ये कराची 3 महीने में साफ हो सकता है। वो समझे कि शायद मैं ब्लफ कर रहा हूँ, तो उन्होंने जो है ब्लफ कॉल की और जो उन्होंने कहा कि जी अच्छा मैं इनको PD गार्बेज, प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज लगाता हूँ। उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज का उन्होंने लेटर इशू कर दिया मीडिया पे। हमने बोला, लोग समझे कि शायद मैं तो घबरा जाऊँगा, परेशान हो जाऊँगा कि मुस्तफ़ा कमाल MP रहा है, वज़ीर रहा है, सेनेटर रहा है, मेयर रहा है, अभी चेयरमैन है पार्टी का, प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज। मैंने बोला जी आज से वसीम अख्तर मेरा बॉस है और मैं उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ, आ जाओ काम करते हैं। इमरजेंसी लगा दी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरजेंसी लगा दी। मैंने कहा भाई जब तो नॉर्मल शहर था तो हम जो है वो दिन रात काम करते थे, अब तो शहर तबाह बर्बाद है, तो मैंने तो इधर ही रोड पे ही सोना है, घर नहीं जाना, और जो है वो आ जाओ काम करते हैं। फिर मैंने कॉलें करना शुरू की, सारे फ़ोन बंद मिले फिर मुझे सारे। और आपको मीडिया से पता चला कि इख्तियारात ले लिए गए। फिर अगले दिन वो फिर ऑफिस, मैं ऑफिस जाता उनके, अगर वो ऑफिस आते सुबह तो मैं उसके ऑफिस जाके उसको सलूट करता कि बॉस मैं आ गया हूँ, PD डायरेक्टर, PD गार्बेज। वो ऑफिस ही नहीं आया, वो बदबख्त वो ऑफिस ही नहीं आया अगले दिन। और वो घर से निकलकर 14 घंटों के बाद वो गया है वाटर पंप चौरंगी, वहाँ मीडिया बुलाकर उसने मीडिया के सामने ऐलान किया कि मुस्तफ़ा कमाल ने कोई रात में बदतमीज़ी की है तो मैं उसको जो है वो टर्मिनेट करता हूँ। तो उनके जो है वो अच्छा, तो कोई आपने मैसेज कर दिया कोई था? मैसेज नहीं व्हाट्सएप पे किया, कोई नहीं गंदा नहीं, लतीफ़ा उसको बहाना चाहिए था, उनको बहाना चाहिए था। उनको बैकफायर कर गया ना, ये वाला मजाक उनको बैकफायर कर गया, तो फंस गए थे बहुत। उन्होंने जान छुड़ाई, उन्होंने बोला ये तो सफाई शुरू कर देगा। एक मेरे साथ इतने लोगों के रेस्पॉन्स हो गया कराची में, लोग करते भाई बोलो क्या करना है, दो दुश्मन। इवन के MQM से मुझे कॉलें आ गई कि मुस्तफा भाई ये काम आप ही कर सकते हैं, आ जाएं, हम आपके साथ हैं। कमल भाई, बॉस और लीडर का एक फ़र्क है कि बॉस बैठ के ऑर्डर देता है कि ये चीज़ें मुझे चाहिए। लीडर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो बोलता है सबसे बड़ा ईंट मेरे कंधे पे डालो। ये लीडर का फ़र्क है। लीडर सबसे ज़्यादा काम करता है, और आपने नो डाउट कराची में लीडरशिप के साथ काम किया। मेरा सवाल ये है कि आपकी जो नीचे टीम थी उसका बड़ा अहम किरदार है आपकी सारी डेवलपमेंट में, और आपका जो भी एजाज़ है आपके पास जिस पे आप बोल रहे हैं बार बार, आपकी जो टीम थी वो टीम इस टाइम है या आपको फिर से टीम बनानी पड़ेगी? क्योंकि बड़ा ज़ाहिर है टीम बनाना आसान नहीं है, हर चीज़ का जीनियस बंदा चाहिए होता है हर फील्ड का। तो आज के दौर में आप जो कह रहे हैं कि मैं मेयर बन जाता हूँ तो सारे मसाइल, तो आपके पास आप वही वाली टीम बुलाएंगे या नई टीम बनाएंगे आप? नादर भाई, टीम जो है वो हर वक्त मौजूद होती है, टीम को लीड करने वाला होना चाहिए। अगर आप लीड करने वाला लीडर जो आपने निशानी बताई है, जो आपने बिल्कुल सही बात आपने की है कि आपको 2 घंटे हर से ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा जागना पड़ता है, ज़्यादा ईमानदार रहना पड़ता है, और आपने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल सेट करनी पड़ती है जब जाकर टीम का। तो टीम मौजूद है, अभी भी मौजूद है। मैं समझता हूँ पहले से अच्छी टीम मौजूद है, पहले से ज़्यादा अच्छी टीम मौजूद है, आज भी मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है आज टाइम ग्राउंड जी, सतह पे बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल जॉब, बिल्कुल ऑन जॉब भी मौजूद है, पॉलिटिकली भी मौजूद है। मेरे पास भी पॉलिटिकली भी मौजूद है, मेरे पास नीचे जो लोग हैं, जो इसी चेयरमैन हैं, जो और लोग हैं जो कल को टाउन इंचार्जेस बनेंगे, चीज़ें बने, वो इससे बहुत ज़बरदस्त अच्छी टीम है। और ब्यूरोक्रेसी में भी देखें, यही ब्यूरोक्रेसी से आप, ब्यूरोक्रेसी का कोई कसूर नहीं है। आप उससे चोरी करवाएंगे, आपको चोरी करके देगा, आप उससे काम कराएंगे, वो आपको काम करके देगा। इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन यू, ये आपके ऊपर है। अगर मैं इन्हीं लोगों से जिन्होंने काम किया है, मैं उनसे कहता नहीं मुझे जो है वो महीने के जी मुझे 50 करोड़ रुपए चाहिए, तो मुझे 50 करोड़ रुपए वो कमा कर देते, और सिर्फ लेकिन 50 करोड़ रुपए नहीं कमाते, वो 50 करोड़ रुपए नहीं कमाते, फिर वो अपने लिए भी कमाते, वो फिर 200 करोड़ रुपए कमाते, फिर वो 200 करोड़ रुपए कमाते, और वो अपने लिए भी कमाते, और फिर अपने ऐसा हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यकीनन हो रहा है। जो आपको शहर का हाल है वो हमें तो भाई पत्ता हिलता है तो हमें खबर आती है, नहीं भी चाहे तो खबर आती है, ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कमल भाई, आप बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपके पास सोल्यूशन भी है, लेकिन मेरा सवाल है 2018 में आपको अवाम ने वोट क्यों नहीं दिया? जब भी तो लोग गटर मिला पानी पी रहे हैं। अच्छा, जब भी तो लोग जो है वो नालों में गिर कर अपनी जानें दे रहे हैं। अगर मुस्तफ़ा कमाल को वोट दे देते तो आज गटर मिला पानी नहीं पीते, वेरी सिंपल।
मुस्तफ़ा कमाल को वोट दे देते तो आज ये फैमिलीज जो हैं वो अपने पूरे घर वालों के साथ नालों में गिरकर जो है शहीद नहीं हो रही हल थी। सिर्फ आपके पास है, आप ये हमें तो वक्त ने साबित कर दिया ना, वक्त ने साबित कर। देखिए अगर आप देखिए शर्मिंदगी की, लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया 2018 में, अच्छा उसकी एक अलग कहानी है बहरल कि उसमें क्या हुआ। नहीं आपको पता है 2018 के इलेक्शन तो जो है वो धांधली है, उसके ऊपर हमारे पास तो प्रूफ है ना। 2018 के इलेक्शन में आप डोमेस्टिक इमरान खान बने हुए। जी 2018 के इलेक्शन में तो जो जीतने वाला वो भी कह रहा है इलेक्शन सही नहीं हुए, और हारने वाला तो कह ही रहा है इलेक्शन, और अब तो साबित ही हो गया, साबित हो गया। लेकिन जो भी हमसे मैंडेट छीना गया, अगर इसके बाद जो वो, अगर जैसे आपने सवाल कर लिया, अगर मुझे मैंडेट नहीं मिलकर कराची के लोग बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते, मैं कहता कि हाँ ज़बरदस्त फैसला हुआ है। अगर मुझे मैंडेट नहीं मिलकर कराची के लोग गटर मिला पानी पी रहे हैं और नालों में गिर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि जो है वो शर्म जो है मुस्तफ़ा कमाल को नहीं आनी चाहिए, शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जिन्होंने वोट नहीं दिया या वोट नहीं देने के बाद वोट को ख़राब किया। उन दोनों कैरेक्टर को के लिए शर्मिंदगी की बात है कि मुस्तफ़ा कमाल को मैंडेट नहीं। इसको ऐसे कर लेते हैं भाई, से गौर तलब बात है ये उनके लिए, अलार्मिंग बात है। अगर तो मुझे कोई शर्मिंदा करना चाहता है ये कह के आपको वोट नहीं पड़े, तो ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है नादिर भाई। या अगर मुझसे ये कंसर्न हो के सवाल मुझे गौर दिलाना चाहता है कि आपको वोट नहीं पड़े, तो ये मेरे लिए नहीं है। मैं कहता हूँ कि भाई अगर मुझे वोट नहीं पड़कर आज कराची खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हो, तो मैं कहता हूँ भाई बड़ा जबरदस्त फैसला किया है। मुस्तफ़ा कमाल से अच्छा कोई सोल्यूशन था, देखो कराची खुशहाल हो गया। लेकिन अगर मुस्तफ़ा कमाल को वोट नहीं देकर या नहीं उसके वोट को ख़राब करके अगर लोग जो है वो तबाह हाल है, रोज़ाना तबाही में जा रहे हैं और कोई सोल्यूशन नहीं निकल कर आ रहा, तो इसका मतलब है कि लोगों से कोई गलती हुई है। कमाल भाई, अगर आप पावर में आते हैं, सबसे पहले एक दो काम जो आपको लगता है कराची के लिए फ़ौरन, क्योंकि कराची इज़ इन ICU इस टाइम, बहुत बुरे हाल है, सबसे पहले काम आप क्या करेंगे फौरी? पानी सबसे ज़्यादा इशू है, बड़ा पानी और इलेक्ट्रिसिटी। सिवरेज में तीसरे नंबर पर लेकर आ रहा हूँ, सही है, इसलिए कि अगर आप पानी इलेक्ट्रिसिटी एक करके बात करते हैं। पानी पे आ जाए, जी पानी पे आ जाए। ये टैंकर माफिया पूरी नीचे से लेके ऊपर तक सब मिली हुई है, कैसे लड़ेंगे, किस तरीके से करेंगे? मतलब नलकों में नहीं मिल रहा, टैंकर से मिल रहा है पानी। नहीं, हर हाल में जाके हमें पता है कहाँ से चोरी हो रहा है, कहाँ पे हाइड्रेंट बने हुए हैं। गवर्नमेंट तो कहती है कि लीकेज भी है। नहीं, MPAs MNAs और ये सरकारी अफसरान और इलाके का SSP और इन सब लोगों के हाइड्रेंट्स चल रहे हैं, सब मिलकर खत्म होंगे ना भाई, खत्म होंगे ना। अभी वाले क्या कर रहे हैं? अभी वाले दो सूरत, या तो मुस्तफ़ा कमाल अपने भी 4 हाइड्रेंट चला ले, खामोश हो जाएगा, यार अगर नहीं चलाएगा तो भाई मुस्तफ़ा कमाल तो जाकर, कोई लीगल राइट नहीं है इन हाइड्रेंट चलने का। जो हाइड्रेंट में पानी आ रहा है और वो बेचा जा रहा है, वो पानी लाइनों में, फिर उसके बाद जहां लाइनें नहीं है, लाइनें बिछाएंगे, लाइनें डालेंगे। और वो जो लीकेज की बात कहती है गवर्नमेंट के, पता नहीं कितने मिलियन बिलियन गैलन्स पानी लीकेज होता है, वो इसी से आप उसको भाई लीकेजेस कैसी होती हैं कि जब आप उस पे आप एक पानी की चलती हुई लाइन पर आप उसको कट लगाकर वहां पानी चोरी करके बेचोगे, तो सिर्फ चोरी नहीं हो रहा था पानी, फिर वो पानी बह भी रहा होता है ना वहां पर, फिर वो पानी चोरी वहां पर लीक हो रहा होता है। तो ये देखो नादिर भाई, ये अल्लाह ने मेरे साथ, ये मेरे ज़माने में मुझसे K3 का एक मंसूबा है, 100 मिलियन गैलन पानी लेकर आए उस ज़माने में। फिर उसी ज़माने में मैंने K4 नहीं बल्कि आइंदा आने वाले 50 सालों के पानी की रिक्वायरमेंट की प्लानिंग में उस वक्त 2007, 8, 9, 10 में करके गया हूँ वाटर बोर्ड के साथ। पूरा जो ये जो कॉरिडोर है जिससे K4 आ रहा है, इसके अंदर आप अभी 9 लाइनें और ला सकते हैं। 9 किंजर लेक से 130 किलोमीटर से, देखो आपको पानी तो किंजर लेक से आ रहा है ना, 130 कराची की पानी का सोर्स, मेन सोर्स 95% वो तो किंजर लेक है ना। सही है। आपको 100 मिलियन गैलन पानी आता है हब रिजर्वायर से। हब रिजर्वायर से उस वक्त पानी, बलूचिस्तान से उस वक्त पानी आता है जब आपको बारिशें होती है। अभी बारिशें हुई, 3 साल तक पानी आएगा। अगर वहां पर खुशकसाली हो जाएगी, हब डैम अभी भरा हुआ है, जब वहां पे खुशकसाली हो जाएगी तो फिर वहां पे पानी बंद हो जाता है। तो मेन आपको जो पानी का सोर्स है, अभी इस वक्त 500 मिलियन गैलन पानी किंजर लेक से, जो ये कलरी झील है, वहां से आपको कराची में पानी आ रहा है। K4 भी वहां से आएगा, 260 मिलियन गैलन पानी। और K4 के बाद K5, K6, K7 10 लाइनें और कराची के लिए। ये मैं उस वक्त प्लानिंग करके गया हूँ, क्योंकि मैंने जब देखा आने के बाद 2003 में जब हम K3 जब हम बना रहे थे 2005-6 में, तो देखा कि भाई प्लानिंग, अगर आप आज सोचें कि पानी लेकर आना, तो आपको प्लानिंग में 5-5 साल लग जाते हैं।
तो हमने उस वक्त ही 50 साल के आगे की प्लानिंग करके उसका रास्ता बनाकर गए। मैं अपने जमाने में ये K4 और शुरुआत करके गए K4 के उस जमाने में। ये मेरा लाइनें थी आपके जमाने में? मेरे K3 हमने कंप्लीट किया और K4 को हम शुरुआत करके गए। उसकी अप्रूवल पैसे डेफिनेटली बाहर से। K4 में कितनी लाइनें थी? एक लाइन है, 260 मिलियन गैलन पानी की, 260 मिलियन गैलन पानी आ रहा है, एक लाइन है, एक कॉन्ड्यूट। हाँ, पर डे जी, पर डे। तो कराची में इस वक्त 600 मिलियन गैलन पानी आ रहा है। 600 मिलियन गैलन पानी, रिक्वायरमेंट कितनी है? 1200 मिलियन गैलन पानी की रिक्वायरमेंट। आधा आ रहा है। 1240 मिलियन गैलन पानी की रिक्वायरमेंट है, अभी इस वक्त आधा आ रहा है। आधा आ रहा है पानी, और आधे में भी डंडी और है। आधे में भी जो है वो लीकेजेस हैं, सारी मसले। टेक्निकली फिर कराची को 25% कहा जा सकता है, फिगर ये सही है? 25-30% मिल रहा है पानी जी बिल्कुल। लेकिन इस पानी को भी मैनेज करके देखिए, आज कोई भी आदमी ऐसा तो नहीं कि प्यास से मर रहा हो बगैर पानी, उसको खरीद कर पानी लेना पड़ रहा है। तो अगर सरकार या गवर्नमेंट या सिटी गवर्नमेंट का मेयर जो है वो ईमानदार आ जाए, किरदार वाला आ जाए, नाअहल ना हो, उसको काम का पता हो, पुराना एक्सपीरियंस हो, जो कि हमारे अलावा किसी के पास नहीं है, तो फिर ये चोरी लीकेजेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगी। बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे, बिल्कुल मिनिमाइज। हमने अपने ज़माने में बिल्कुल कर्टेल, मेरे ज़माने में हाइड्रेंस टोटल इमरजेंसी के लिए रह गए थे और कंटेनर्स बिल्कुल वाइप आउट हो गए थे शहर से। हमने इमरजेंसी, अब हम ये करने जा रहे थे कि बाकायदा हम कलर वाले कंटेनर टैंकर हमने रखे हुए, हम बनाने जा रहे थे कि हर टाउन का एक कलर वाला वो होगा कि कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो उसी टाउन में, अगर रेड कलर फर्ज करें कि जो है वो फेडरल बेरिया टाउन के लिए है, वो रेड कलर का जो है वो टैंकर जो है वो न्यू कराची में नजर नहीं आएगा, पकड़ लेंगे उसको। इस तरह के कलर थे कि भाई इस कलर, ये इस टाउन का कलर है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो वहीं के लोगों को पानी। खवातीन ज्यादा रहती है वहां पिंक कंटेनर ये भी एक कलर, अगर कलर तरतीब कर रहा है। अच्छा, एक बात बताए कमाल भाई, समंदर करीब है, क्या इज इट पॉसिबल कि समंदर के पानी को भी फिल्टर करके यूज किया जा सकता है? कोई ऐसी मशीनरीज कि हम यहाँ से भी पानी? हमारे जो सदर मुमलिकत है मौजूदा, जब ये MNA का इलेक्शन लड़ रहे थे डिफेंस से, तो उन्होंने जो वो अपनी वीडियो बनाई थी और उन्होंने वो लफाजियाँ की थी, अल्लाह माफ़ करे कि सारा समुंदर है, PTI की गवर्नमेंट आएगी तो हम ऐसे करते हैं। मैं वो देखता तो मैं सर पकड़ता था। नाज़र भाई, ये पूरा जो समुंदर है ना, मैंने इसको टेस्ट करा रखा है यहाँ से लेकर हॉक्स बे तक। अच्छा, इसके सारे पानी को देखिए, इसको समझ लें, आपके माशाल्लाह से आपके फॉलोअर्स और यूथ का ख़ास तौर पर, उसके लिए बहुत ज़रूरी समझना। समुद्र का पानी बिल्कुल डिसैलिनेट हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो सीवरेज डालते हैं आप, 500 मिलियन गैलन पानी अनट्रीटेड आप समुद्र में सीवरेज का डालना है। ये जो आप गटर लाइनें हैं, ये अनट्रीटेड 500 मिलियन गैलन पानी रोजाना आप समुद्र में डाल रहे हैं, अनट्रीटेड। दुनिया में ये जो पानी डाला जाता है, ये ट्रीट करके डाला जाता है। आपके पास ट्रीटमेंट प्लांट्स मौजूद हैं, TP1, TP2, TP3। आपके पास कैपेसिटी टोटल मौजूद है 150 मिलियन गैलन पानी ट्रीट करने की। मेरे ज़माने में वो पूरी कैपेसिटी पे तो नहीं चलती थी, वो तो 100 मिलियन गैलन पानी हम ट्रीट करते थे, और उस वक्त जो है वो तकरीबन 300-350 मिलियन गैलन पानी हम समुद्र में अनट्रीटेड डालते थे। अब आप पूछेंगे, आपका सवाल बनता है कि भाई मुस्तफा भाई, फिर आपने क्या किया अपने ज़माने में? तो मैं आपको बताऊं, हमने अपने ज़माने में एक प्रोजेक्ट कंसीव किया S3 के नाम से, S3 के नाम से। ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का पूरा एक बड़ा एक मंसूबा था। तकरीबन ये इसकी कॉस्ट थी उस ज़माने में 7 अरब रुपए, और इसमें 2 जगहों पर नए ट्रीटमेंट प्लांट्स लगने थे, मलीर रिवर पे और लियारी रिवर पे, और मौजूदा ट्रीटमेंट प्लांट्स की कैपेसिटी को बढ़ाना था 150 मिलियन से उसको 300 मिलियन लेके जाना था, और 300 मिलियन के नए ट्रीटमेंट प्लांट जो लगने थे, ये 600 मिलियन गैलन पानी को ट्रीट करने का पूरा मंसूबा मैं बनाकर उसको शुरुआत करके गया। ये डेफिनेटली बड़ा मंसूबा था, तो मुझे फेडरल गवर्नमेंट फंड, तो फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मदद से काम के फंड से ये वाला काम होना था। आज वो मंसूबा आखिरी इत्तलात आने तक वो 42 अरब रुपए का हो गया और वो ठप हो गया मंसूबा, वो ठप हो। तो जब तक आप समुद्र में एक एक कतरा सीवरेज का पानी ट्रीट करके नहीं डालेंगे, आप समुद्र के पानी को डिसैलिनेट नहीं कर सकते। आप मेरा पॉइंट ले रहे हैं? समुद्र के पानी को, इसलिए अभी उस पानी में इतनी गंद बला है कि अगर आप उसको बार बार, उसकी जो कॉस्ट आएगी ट्रीटमेंट करने की, वो तो फिर आप जो है ना वो आब हयात खरीद लेते में, यानी कि मिनरल वाटर से भी ज्यादा, क्योंकि जब पानी ज्यादा गंदा होगा तो उसको आपकी ट्रीटमेंट कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। आप पॉइंट ले रहे हैं मेरा? उसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो समुंदर, ये जो हॉक्स बे के पास मेरे ज़माने में एक ऐसा पॉइंट था जहां का पानी ट्रीटेबल था,
इंडस्ट्रियल यूज के लिए वो भी। चरना आइलैंड तो नहीं? नहीं, उससे पहले तो हमने नॉर्वे की कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया 50 मिलियन गैलन पानी के ट्रीटमेंट का। वो था बीओटी पे, यानी कि हमारा पैसा नहीं लग रहा था। वो पानी खुद अपना अपना $250 मिलियन US का वो प्लांट लगाते, इन्वेस्टमेंट करते। वो उनको हमें सिर्फ जगह देनी थी, 50 एकड़ की जगह देनी थी। हमने जगह उनको एलोकेट कर दी और उनको एक बाइंग एग्रीमेंट चाहिए था कि ये पानी खरीदेगा कौन। तो मैंने साइट लिमिटेड का जो एरिया, साइट लिमिटेड का, उनके इंडस्ट्रियल जोन से मैंने एग्रीमेंट किया कि आपको जो मैं पीने का पानी दे रहा हूं लाइनों में, ये पानी मैं आपका बंद कर दूंगा और आपको ये पानी मैं लोगों के रेजिडेंशियल एरिया में दे दूंगा। और ये जो पानी आपको जो चाहिए, आपको तो अभी कम पानी मिला, मैं आपको ज्यादा पानी 50 मिलियन गैलन पानी का आप एग्रीमेंट कर लें। ये नॉर्वेन कंपनी का, ये आपको सीधे सीधे हॉक्सबे से, क्योंकि हॉक्सबे से उनका वो पॉइंट करीब पड़ा, लाइन डालनी थी, उन्होंने लाइन डालनी, ट्रीट करके यहाँ देते, इनके सोर्स पे देते। बिल्कुल यूज का था, बिल्कुल उसके इंडस्ट्रियल यूज के लिए था, इंडस्ट्रियल यूज के लिए वो पानी था। तो वो ये जगह वो आ गई कंपनी, जगह दे दी, सारा नॉर्वेन कंपनी थी, इन्वेस्टमेंट लेकर आ गई। नहीं हुआ हमारे जाने के बाद सारा तैस में, जब आप उससे कहेंगे भाई हाँ भाई बताओ इसमें हमारा कितना है, हमें कितना मिलेगा, तो वो ज़ाहिर भाग गए, फॉरेन से भाग गए। तो आपके सवाल का जब ये जो अलवी साहब ने, डॉक्टर अलवी साहब ने, मौजूदा सदर पाकिस्तान ने जो वीडियो बनाई थी 2018 के इलेक्शन से पहले, अभी भाई उनकी वजारत उस्मा गुजर गई, कोई एक मुझे बता दें कि उन्होंने कोई एक पिट भी लगाई हो यहाँ पर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी बात। ये बड़ा लोग दुनिया देख कर आते हैं, कहते हैं कि ये बड़ा आसान है, और वो जो समुद्र सामने पड़ा है, पानी की तो कमी नहीं, हम ट्रीटमेंट कर। अरे भाई अल्लाह के बंदो, मालूम तो करो कि ये ट्रीटमेंट करने का, ये जो डिसैलिनेशन का प्रोसेस क्या है। हाँ, पूरा दुबई जो है वो डिसैलिनेशन पे चल रहा है, लेकिन वो एक कतरा पानी सीवरेज का अनट्रीटेड नहीं डालते। वो कहाँ डालते? वो ट्रीट करके समुद्र में डालते हैं, ट्रीट करे और फिर ट्रीट करे भी उस पानी को समुद्र में 10% 20% पानी दे। जितना भी उनकी ग्रीनरी है, जितनी भी उनकी दुबई में ग्रीनरी, सारी जो है वो सीवेज के पानी से चल रही, पता है आपको? नहीं करे। हाँ, इसके लिए भी वैसे एक, क्योंकि मैंने अपनी अभी आपके शहर में भी चल सकती है ना। आप उस ट्रीटमेंट, आप जब ट्रीट कर लेते हैं उस पानी को, तो आप जो उसकी जो गंद बला है वो आप जो है उससे अलग हो जाती है, तो आप उस पानी को रीयूज कर सकते हैं। आप अपने ग्राउंड वाटर की टेबल को, ग्राउंड टेबल जो वाटर जमीन के अंदर पानी है, आप उस जमीन के अंदर के पानी की टेबल को रेस करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में ये काम हो रहा है। हमारे ये पूरा सारा मंसूबा बना पड़ा हुआ है, सब बना पड़ा हुआ है। S3 हमने कंसीव इसलिए किया था, S3 के नाम से मंसूबा आज भी पड़ा हुआ है सिटी गवर्नमेंट में, उस पर 1.5 अरब रुपए खर्च भी कर दिए। लेकिन उसके लिए आपको आज आप जो नाले खोद कर आप देखें, आप अभी थोड़ी देखिएगा, आप चूंकि आप लोग माशाल्लाह से आप यूथ हैं, आप लोग रिसर्च करते हैं, आप लोगों को कोई बात अटक जाए तो फिर आप उसके पीछे जाते हैं। अब आप कल किसी दिन लियारी नदी के पास जाकर खड़े हों, आप देखें कि लियारी नदी में मुख्तलिफ इलाकों से कितने नाले आकर गिर रहे हैं, डायरेक्ट सीवरेज लेकर आकर गिर रहे हैं, और वो लियारी नदी जाकर समुद्र में गिर रहा है। जब अगर आप ये डिसैलिनेट करना चाहते हैं ना समुद्र के पानी को, तो इस लियारी नदी में एक कतरा पानी नहीं गिरना चाहिए। अच्छा, ये लियारी नदी खुश हो जानी चाहिए, ये लियारी नदी खुश हो जानी चाहिए, लियारी वाली नदी। क्यों? क्योंकि सारा पानी आपने टैप करके गटर लाइनों के जरिए ट्रीटमेंट प्लांट पे पहुंचाना है। ट्रीटमेंट पूरे शहर का पानी टैप होकर, एक कतरा पानी भी लियारी नदी में, आप फिर वो ट्रीट करके उस पानी को जो है ना आप लियारी नदी में चलाएं, आप गिराएंगे अगर आप ट्रीट करने के बाद, तो आप इसमें कश्तियां चला सकते हैं लियारी नदी पे, ये साफ पानी होगा फिर। हाँ, जैसे वो मैं इटली जाना हुआ था, तो वो जो वेनिस उनका शहर है, जी, तो तस्वीरों में तो बड़ा वो लगता है, कोई बड़ा ब्लू पानी है और थाईलैंड लगता है, लेकिन वहाँ पे लिटरली एक स्मेल सी हल्की सी मुझे फील हुई, तो वो वही सेवरेज वाला पानी ही यूज कर रहे थे। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दुबई में आप जब देखें, जब ग्रीनरी के ऊपर जब स्प्रिंकल्स खुलते हैं तो स्मेल आना शुरू हो जाती है। आप जब स्प्रिंकल्स खुलते हैं ग्रीन बेल्ट के ऊपर, जब पानी वो सीवेज का पानी है जी, वो सीवेज का पानी है, वो ट्रीट होकर ट्रीटमेंट प्लांट से वो बजाय समुद्र में फेंकें, उस पानी को अपनी ग्रीनरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे खैर कमाल भाई, ये तो कहाँ ग्रीनरी पे ले गए, अभी तो हमारे ख्वाब ग्रीनरी पे। अब ये बात ये ग्रीनरी तो देख ही नहीं रहे, अभी तो हम बेसिक पानी के मसाइल पे। नादिर भाई, ये ना मुस्तफा कमाल ने किसी डॉक्यूमेंट्री से सीखा है,
ना किसी किताब में लिखी हुई थी ये बात, Practically। ना किसी आर्ट, ये अल्लाह ताला ने, ये इसके लिए रातों को जागना पड़ता जी, है, जी, रुजू जी। करना पड़ता है, जुस्तुजू। मैं आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल विदाउट मिंसिंग माय वर्ड, मैं बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली मेरे लोगों को वोट दें, यूसी चेयरमैन को, उन मेरे पैनल्स को, वो आकर मुझे काउंसिल में वोट देंगे मुझे, और मैं वहाँ पर कैंडिडेट हूँ मेयर के लिए, अगर वो जीतते हैं मैं वहाँ पर कैंडिडेट हूँ फिर मेयर के लिए। पानी का मसला ठीक है। सेकंड नंबर पे आपने मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी, उसका बताइए। इलेक्ट्रिसिटी नादिर भाई अजीब मजाक है इस मुल्क में, इसके इलेक्ट्रिक को की मोनोपोली आपके दौर में लोड शेडिंग नहीं थी? कम थी। हमने इनके इलेक्ट्रिक वालों को इतने ट्रांसमिशन लगाने के लिए हमने जो है जगह दी, इनको जो है वो इनकी केबल्स को ले डाउन करवाया। लेकिन लोड शेडिंग बेहतर नहीं हुई है कमाल भाई? नहीं, लोड शेडिंग जो है नहीं लोड शेडिंग आप जो है वो बहुत सारे इलाकों में तो जो बढ़ गई है, इसलिए कि जहाँ डिफेंस में आप जाएंगे नहीं है लोड शेडिंग, जहाँ से पैसे ले रहे हैं वहाँ से। लेकिन आप पता है कि इशू क्या है, आपके पास लोड शेडिंग हो ना हो, आपको एक के इलेक्ट्रिक के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मोनोपोली है, मोनोपोली। दुनिया में मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं बिजली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जिस तरह से आप आज से 30 साल पहले एक पीटीसीएल की कंपनी थी, फोन की कंपनी थी, ठीक है, अब वो आपको इनकमिंग कॉल पे भी वैसे पैसे लेती थी और आपको आउटगोइंग तो, और फोन तो एक बड़ा मसला होता था। आज आपके पास जाएं दुकान पर तो 12 ऑप्शन मौजूद हैं, आप जैस का कार्ड लेंगे, टेलीनॉर का लेंगे, फलां का लेंगे, मोबिलिंक का लेंगे, है ना बात? ऐसे ही क्या हो गया, आज इनकमिंग कॉल पे भी जो है कोई पैसे नहीं है, बल्कि नए नए पैकेजेस आ रहे हैं कि सिम लगाओ तो जो है वो इतने पैसे मिलेंगे और इतनी कॉल फ्री हो जाएंगी और इतने करोगे तो फलां टाइम में। ये कैसे हुआ? ये आपने जब लिबरलाइज कर दिया, आपने मल्टीपल कंपनीज को, टेलीकॉम कंपनीज को आपने ऑफर की कि आ जाओ भाई, और कम तो सबका आपस में कम। इसी तरह से दुनिया, मेरे पास ये ऑप्शन होना चाहिए एक शहरी कि मैं जाऊं जनरल स्टोर पे, मुझे के इलेक्ट्रिक चाहिए, मुझे बी इलेक्ट्रिक चाहिए, मुझे सी, मैं उसका कार्ड खरीदूं, आकर अपने मीटर में लगाऊं, उसकी बिजली आना शुरू हो जाए। मुझे 2 महीने के बाद लगे नहीं यार इसकी सर्विस ठीक नहीं है, मैं उसका कार्ड निकालूं, जाकर बोलूं भाई फेंको उसको कार्ड, दूसरी जो है वो सी इलेक्ट्रिक का जो कार्ड खरीदूं और आकर उसमें अपने मीटर में लगाऊं उसका कार्ड। दुनिया में, लंदन में आप जाएं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है कई। तो आप जब तक इसको लिबरलाइज नहीं करेंगे, जब तक आप शोर मचाते रहे, आप करते रहे मुजाहरे, अच्छा भाई मोनोपोली है उनकी, आपको लेनी बिजली उनसे हर हाल में। तो पाक सरजमीन पार्टी पहले दिन से इस मोनोपोली को तोड़ने की बात कर रही है, जबरदस्त हो जाए। मैंने आपको टेलीफोन की मिसाल दी थी सामने ना, आप आज से 30 साल पहले ही वाला, आप बिल्कुल आप मुतमईन नहीं है फिर इस तरह के नहीं, आपको बहुत अशर खराब है लोगों, सही बहुत अशर खराब। तो आप इसको रिप्लेस करने के जी इसको में, अच्छा मुझे ये बताइएगा, देखिए बीइंग ए इलेक्टेड मेयर, अगर आप अपने शहर की, देखिए के इलेक्ट्रिक तो जो है फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने, और वो इसके अंदर बड़ी शेयर होल्डर भी है, फेडरल गवर्नमेंट बड़ी शेयर होल्डर भी है। तो जब आप बीइंग एन इलेक्टेड मेयर जो है अपने लोगों की नुमाइंदगी करते हुए फेडरल गवर्नमेंट से बात करेंगे, उनको आपकी बात सुननी पड़ेगी भाई। सही है, उनको बात आपकी ये मेयर के अंडर आती है? नहीं आती, नहीं आती। यही मैंने आपको कहा, कि आप बीइंग एन इलेक्टेड मेयर ऑफ कराची, जिसके जब आपके पास मैंडेट हो और आप फेडरल गवर्नमेंट का शेयर है, आप बोले मेरे शहर में भाई ये हो रहा है, मैं सवाल ही नहीं पैदा होने दूं ये वाला काम, और आप सिटी गवर्नमेंट से लड़कर के इलेक्ट्रिक यहाँ पर ऑपरेट नहीं कर सकती। सही है, वेरी सिंपल। आप अगर या तो आप लॉजिक पे मुझे कन्विंस कर दें, या फिर मेरी बात पे कन्विंस हो, और नहीं कन्विंस कर सकते मेरी बात पे आपको कन्विंस होना पड़ेगा। किसको जाके रिपोर्ट करेगा, प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? नहीं, मेयर तो जो है वो डेफिनेटली वजीर आला उसका जो है बॉस होता है। वजीर आला, ठीक है, सिंध का वजीर आला उसका बॉस होता है, वो आगे रिपोर्ट करते हैं कि ये चीजें चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा कमाल भाई, सही है, ठीक है, सारी बातें अपनी जगह। एजुकेशन मैं समझता हूँ कि मैंने एक इंटरव्यू में एक बात की थी कि पैसा इंसान के पास आ जाता है लेकिन खर्च करना लोगों को नहीं आता। तो ये प्रैक्टिकली तो ये गवर्नमेंट के लिए भी ये जवाब है कि पैसा आ गया तो सबसे पहले आप खर्च करें सेहत पे, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। दूसरे नंबर पे करें आप सवारी पे, क्योंकि मर्द हजरात का ज़्यादातर टाइम सवारी पे गुजरता है, बाहर गाड़ियों पे, तो सवारी अच्छी रखें, मूड भी अच्छा रहता है, सब चीज़ें। तीसरे नंबर पे आई थी एजुकेशन। नादिर भाई मैं इसकी रिवर्स, एजुकेशन पे कुछ बताएं। रिवर्स आपने जो तीनों की काउंटिंग की ना, मैं इसके ऊपर सबसे पहले एजुकेशन से शुरू करूंगा। देखिए इस शहर की जो सबसे बड़ी इस शहर का एसेट था ना, वो शहर की तालीम थी। इस शहर में लोग, इस शहर ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोग पैदा किए,
किसी प्राइवेट स्कूल ने पैदा नहीं किया। वो पीले स्कूल, काले स्कूल, लाल स्कूल के पीले स्कूल से? जी, ये सरकारी, भाई सरकारी स्कूल उस जमाने में कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना। वो प्राइवेट स्कूलों का कॉन्सेप्ट ही, जिनको आज आप पीले स्कूल कहते हैं। जी जी। ये अदीब रिजवी, डॉक्टर अदीब रिजवी, ये डॉक्टर ए.क्यू. खान, काले स्कूल ये जर्नैल, ये सारे जर्नैल, ये जजेज, ये डॉक्टर, ये सब सरकारी स्कूलों की पैदावार है। नादिर साहब, नादिर भाई, नादिर साहब, ये सब सरकारी स्कूलों की। सुने, यहाँ पर इस शहर में सबसे ज्यादा लोग कहते थे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। आज से 30 साल पहले प्राइवेट स्कूलों का कौन सा, मुस्तफा कमाल आपके सामने बैठा हुआ है, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी मैं हूं। बताऊं आपको, आप या तो सेंट पैट्रिक से हैं, मामा पारसी से हैं, कहां से हैं? मैं पीले स्कूल का पढ़ा हुआ आदमी मैं पीले स्कूल का पढ़ा हुआ आदमी हूँ नादिर भाई। मैं पीले स्कूल का पढ़ा हुआ आदमी हूँ। मैं जाकर जब मैं मेयर था, मेरी मीटिंग्स होती थी स्टेट डिपार्टमेंट, हार्वर्ड में मैंने लेक्चर दिया है, मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया है, मैंने ऑक्सफोर्ड में जाकर लेक्चर दिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैंने लेक्चर दिया है, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ राइस जेम्स बेकर इंस्टीट्यूट में मैंने जाकर लेक्चर दिया है, मैंने वर्ल्ड बैंक में जाकर लेक्चर दिया है, मैंने डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाकर मेरे लेक्चर्स हैं। दुनिया के कई यूनिवर्सिटीज ने मुझे बुलाया। ये चीज आई फील मैं स्टेट डिपार्टमेंट में खड़े होकर रिचर्ड बाउचर से, नेग्रो पोंटे से मुस्तफा कमाल ऐसे आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहा है। अच्छा। कहाँ की पैदावार है? पीले स्कूल की पैदावार, मेरे जमाने के। और मैं कोई बड़ा पढ़ाकू बच्चा नहीं हूं, ना था मैं, बिल्कुल जो है वो ना कोई। तो उस जमाने में क्या क्वालिटी एजुकेशन थी गवर्नमेंट स्कूल की? गवर्नमेंट स्कूल ही थे सिर्फ, और गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन थी। सही है। मेरे जमाने की बात है, और कोई बहुत कोई 80 साल का आदमी नहीं जाहिर है आप हमारे जमाने और उसके बाद तक भी नादिर भाई, इस शहर की ये क्वालिटी थी उसमें कि एक अफसर का बेटा और उस अफसर की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। आप मेरा पॉइंट नोट कीजिएगा, एक अफसर का बेटा और उसी अफसर की गाड़ी ड्राइव करने वाले का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल। इसलिए कि गवर्नमेंट स्कूल के अलावा ऑप्शन ही नहीं होता था, वही दी बेस्ट। वो तो बहुत ही कोई 2 नंबर बच्चे होते थे लैंग्वेज कि जिनका कोई, जो बहुत ही बिगड़े हुए होते थे। तो जिनको कोई सरकारी स्कूल लेता नहीं था, उनको किसी प्राइवेट जगह उनको किसी प्राइवेट जगहों पे डाल दिया जाता है। तो उस जमाने की बात है। लेकिन 99.99% अच्छे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे नादिर भाई, ये सारे सरकारी स्कूलों में और सरकारी कॉलेजेस में होते थे। और देखिए कब की बात बता रहे हैं? ये 80s की बात कर रहा हूँ, 90s तक की मैं बात कर रहा हूँ यार, 90s तक की बात कर रहा हूँ। उस तक 90s में खराब होना शुरू हो गया था सारा, लेकिन 90s तक की बात कर रहा हूँ। तो क्या होता था, जब एक ही स्कूल में ड्राइवर का बेटा और उस ड्राइवर के साहब का बेटा भी है, तो ये जो उससे पहली वाली जनरेशन में गैप था ना ड्राइवर का और साहब का, वो अगली जनरेशन में आगे दो अगले बराबर हो जाता था। वो गैप, जनरेशन का गैप फील होता था। ड्राइवर का बेटा अगला ड्राइवर नहीं बन रहा, अपने पैसे ना होने की वजह से कि बाप के पास पैसे। सरकार, इस मुल्क की सरकार के स्कूलों में इतनी ताकत थी कि वो जनरेशंस गैप को फिर वो आगे पढ़ लेता था। वो आज भी पैसे, ये आप पूछेंगे भाई पहले पैसे देते होंगे, भाई इस सिंध हुकूमत के पास 48,000 गवर्नमेंट स्कूल, 48,000। अपना रिकॉर्ड इनका ये बता रहा है कि 10 सालों में 2300 अरब रुपए, 2300 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट बता रही कि खर्च कर दिए सरकारी स्कूलों में। कितने टाइम में? 10 सालों में 2300 अरब रुपए। और आपको पता है कि हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा हुई है, 11,000 स्कूल घोस्ट हैं सिंध में, 11,000 स्कूल ही घोस्ट हैं। जमीन नहीं है ही नहीं, जमीन नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, टीचर नहीं है। जमीन, स्कूल के मेंटेनेंस के पैसे आ रहे हैं, टीचर के पैसे आ रहे हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म के पैसे आ रहे हैं। स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सुलेमानी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सुलेमानी टीचर है, सुलेमानी जमीन है, सुलेमानी बिल्डिंग है। 1, 2, 100, 1000 नहीं, 11,000। और ये 2300 अरब रुपए खर्च हो गए। आज 70 लाख बच्चे सिंध में, 70 लाख जिन बच्चों की एज है स्कूल में जाने की, वो स्कूल ही नहीं जा रहे। जो स्कूल जा रहे हैं उनकी तालीम तो एक तरफ कर देना कि जो स्कूल जा रहे हैं उनकी तालीम का क्या हाल है, लेकिन 70 लाख बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे सिंध में। 70, पूरे मुल्क में आपकी तादाद है 2.5 करोड़ के दुनिया में 121 ममालिक हैं। 70 लाख पॉपुलेशन की दुनिया में 50 मुल्क 70 लाख से बड़े हैं। यानी कि सिंध में
इतनी बड़ी तादाद है बच्चों की हमारे स्कूल ना जाने की, कुछ जिससे लोगों को 50 मुल्क बढ़े हैं, 50 दुनिया के मुल्क बढ़े हैं, ये हाल है। तो एजुकेशन मेरे शहर का, इस शहर का या किसी भी शहर का एक खासा होना चाहिए। मेरे शहर की तो मैंने आपको डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पैदा करता था भाई शहर, आज का सरकारी पीला स्कूल अब्दुल कदीर खान पैदा कर सकता है? वो कोई प्यून की नौकरी नहीं मिलेगी वहां से निकलने के बाद। आज ये तो आप, और पैसे आप उतने खर्च कर रहे हैं, पैसे आप उतने खर्च कर रहे हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल की प्रायोरिटी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटीज़ में जो 2-3 चीज़ें हैं उसमें एजुकेशन मस्ट है, और हेल्थ उसके बाद में, कि एक गरीब आदमी को आप एजुकेशन और हेल्थ दे दें, उसकी टेक केयर कर लें गवर्नमेंट। तो इसी पे एक काउंटर क्वेश्चन आ रहा है जहन में, तो ये जो प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम है ये क्या एक माफिया का एक रूप आप इसे कह सकते हैं कि ये इन लोगों ने अभी कोविड के टाइम पे भी फीसें ली हैं और निचोड़ा है, और बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल्सों की वीडियोस बाहर आई हैं, पेरेंट्स लड़ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि यार ये लोग तो खाल उतार रहे हैं। तो ऐसा है कि एक धंधा बन गया है, या यूनिवर्सिटीज़ या बड़ी बड़ी जो प्राइवेट सेक्टर है ये गधे प्रोड्यूस कर रही हैं, सिर्फ अपनी सेमेस्टर्स की फ़ीसें ले रही हैं और कुछ नहीं है, इनको कोई और लेना देना नहीं है। इस पर अल्लामा बशीर फ़ारूकी साहब आए थे बीच में, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी कि ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को चाहिए कि बड़ी बड़ी कंपनीज फैक्ट्रीज़ के मालिकान से जाके कोलैबोरेट करें कि भाई हमारे 4000 बच्चा बाहर आ रहा है, हमारे 4000 बच्चों को या तो इंटर्नशिप दो या नौकरियों पे रखो। इस तरीके की मारा घुमरा डिग्री लेके भाई तो उस फैक्ट्री वाले का काम नहीं है, तो गवर्नमेंट्स करती हैं वाला जी काम। जी, एक बात है अपनी एजुकेशन को और अपनी इंडस्ट्रीज को, अपनी एजुकेशन को और अपनी इंडस्ट्रीज को मैच करवाती हैं, आपस में कोलैबोरेट करवाती हैं। देखिए मैं इसको माफिया नहीं कहूँगा। जब आप अपनी नाअहली से कोई गैप क्रिएट करते हैं तो उस खला को कोई ना कोई तो पूरा करता है। जब भी आप कोई गैप, कोई रूम क्रिएट करेंगे, कोई खला पैदा करेंगे अपनी नाअहली से, उस गैप को कोई ना कोई तो पूरा करता है। क्योंकि डेफिनेटली लोगों ने पढ़ना तो था, तो फिर इन प्राइवेट स्कूलों ने, इन प्राइवेट कॉलेजेस ने अपनी जगह बनाना शुरू कर दी, और वो डेफिनेटली वो उनका मकसद तालीम तो नहीं होगा ना, उनकी प्रायोरिटी तो तालीम तो नहीं होगी, उनकी प्रायोरिटी तो उनका बिजनेस है। तो आज तक दुनिया में कोई भी मुल्क तालीम याफ्ता प्राइवेट पढ़वा कर नहीं हो सका। प्राइवेट तालीम से कोई भी मुल्क जो है वो लिटरेसी में वो लिटरेट नहीं हो सके, वो तो फिर सेलेक्टेड हाँ, दुनिया में भाई जहाँ पे भी लिटरेसी रेट ज़्यादा है वहाँ पे तो सरकार ने पाकिस्तान, उस मुल्क की हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया ना। तालीम तो आपको भाई अच्छा आपके आइन का हिस्सा है, आर्टिकल 25 है, आप आइन में पढ़ें, आर्टिकल 25 में आइन में लिखा हुआ है, पाकिस्तान के आइन में, कि सरकार की हुकूमत की जिम्मेदारी अवलीन के अपने शहरियों को मुफ्त तालीम दे, मुफ्त तालीम प्रोवाइड करे। ये आइन का हिस्सा है, ये आइन का हिस्सा है। इस आर्टिकल के टूटने पे कोई शोर मचाता, आपकी आज हुकूमत छीन ले कोई, तो आपको आर्टिकल नज़र आ जाता है, आइन नज़र आ जाता है। ये भी तो आर्टिकल है ना, ये भी तो आइन है ना, इसकी भी तो वो खिलाफ वर्जी, इसमें भी आर्टिकल से लगना चाहिए, मौत की सज़ा होनी चाहिए नहीं, क्योंकि ये लोगों से है मुताल्लिक, इसका गरीबों से मुताल्लिक, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। तो ये तो मस्ट है। आप नेशन, आपकी नेशन ही नहीं प्रोड्यूस हो रही, एजुकेशन ही नहीं दे रहे आप, हर हाल में ठीक करना। और सबसे ज़्यादा करप्शन अगर किसी दो महकमे में हो रही है तो एजुकेशन और हेल्थ में हो रही है। कराची नहीं, पूरे सिंध भर में, बल्कि मैं कहूँगा पूरे पाकिस्तान में, लेकिन सिंध तो हमारे सामने है ना। सबसे ज़्यादा अगर कहीं को करप्शन हो रही है तो सिंध वो एजुकेशन और हेल्थ में हो रही है। अरबों रुपए की करप्शन है। कमाल भाई, क्या कराची लावारिस है, यतीम मिस्कीन है? नहीं, कराची के साथ ये सुतेला बिहेवियर क्यों है? हम रो रहे हैं कि कराची रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कराची सब कुछ कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है। कराची के साथ ये सोचे समझे मंसूबे के तहत उसको बिगाड़ा जा रहा है। अभी आपने बताया कि किस तरीके से करप्शन हो रही है, लीकेज हो रही है, पानी की लीकेज कर रहे हैं। तो ये कौन ऑन करेगा? देखिए बिल्कुल लावारिस नहीं है। फ्यूचर क्या है? देखिए बिल्कुल ठीक फ्यूचर है। लोग अगर चाहें तो देखें, कोई लावारिस नहीं। नंबर 1, कराची के साथ सानिया क्या हुआ, जो आप जो जिस गम और फिक्र में ये बात कर रहे हैं, कराची को चोरों ने नहीं लूटा, कराची का चौकीदार चोरों से मिल गया, जिनको हमने 40 सालों से अपने वोट, हाँ, चोरों से मिल गया। किसी घर का चौकीदार चोरों से मिलकर दरवाजा खोल दे, उस घर को लूटने से कोई बचा सका आज तक? भाई हमें चोरों से गिला नहीं है। हमने 40 सालों तक इस शहर की रखवाली करने के लिए चौकीदार बनाए रखे थे अपने वोटों से। की ना बात कर,
ये बता कि काफिला काफिला क्यों कैसे लूटा, हाँ। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल फिट बैठती है वाली बात। तो हमने 40 सालों से इस शहर की चौकीदारी एमक्यूएम को दे रखी थी, 40 सालों से। हर दौर में कैसे तालीम तबाह हो गई उनके रहते हुए, कैसे जो है वो शहर तबाह हो गए उनके रहते हुए, कैसे वो तो पावरफुल पार्टी थी, शहर बंद करने वाली पार्टी थी, हड़ताल कराने वाली पार्टी थी भाई, वजीर आजम उनके घर पर आता था। आज अगर मुस्तफ़ा कमाल एमक्यूएम, मुस्तफ़ा कमाल तो बिगेस्ट बेनिफिशियरी था ना एमक्यूएम का, अल्ताफ हुसैन साहब का, एमपीए बन रहा था, वजीर बन रहा था, मेयर बन रहा था, सेनेटर बन रहा था, आगे भी जो चीज़, मुझे तो ज़ाती तौर पर कोई नुकसान नहीं हो रहा था ना भाई, वहाँ पर कोई मसला नहीं था ना, आज भी नहीं है। लेकिन ये जो आप और हम जिस चीज़ को रो रहे हैं ना आज, ये मुस्तफ़ा कमाल ने 8 साल पहले देख ली। मुस्तफ़ा कमाल जो है 8 साल पहले छोड़कर चला। ये मुस्तफ़ा उस वक्त जैसे वो सेनेटर था कि भाई ये नहीं, ये तो एक रहमान मलिक की कॉल पर डील हो रहे हैं, एक रहमान मलिक की कॉल पर डील हो रहे हैं। जरदारी साहब ने 9 रुपए आगे टोपियां पहनाई हैं फारूक सत्तार को, और खुद भी टोपी पहनी है, तो फारूक सत्तार को नहीं, पूरी कौम को टोपी पहना दी उन्होंने। 2008 से 2013 तक एमक्यूएम हुकूमत में रही है। 2013 में इनके गवर्नर ने ये इख्तियारात और वसाइल, जिसका वसीम अख्तर रोना रोते हैं, ये इख्तियारात और वसाइल अपने हाथ से साइन करके दिए हैं। कैसे भाई, कैसे इख्तियारात चले गए? चांद पे गए हुए थे तुम, 8 वजारतें थी तुम्हारे पास, तुम्हारा गवर्नर था, और तुमसे अगर गलती से ले भी लिया था भाई, तो तुम तो शहर बंद कराने वाली पार्टी थे ना। तुम तो हड़ताल, जरा सी भाई की तकरीर को खराब हो गई, शहर बंद, भाई को किसी ने बुरा बोल दिया, शहर बंद। अबे जब कौम के इख्तियारात लिए जा रहे उस वक्त शहर बंद कराना था ना भाई, नहीं बंद करा, एक पत्थर नहीं मारा, तारीख में नहीं है एक पत्थर। तो ये इख्तियारात गए कब? तो हमें चोरों ने नहीं लूटा, हमने चोर तो होते हैं मौजूद, आप चौकीदार रखते हैं, आप अपने घर की, अपने गली की रखवाली के लिए। हमने 40 सालों से कराची हैदराबाद की रखवाली के लिए एमक्यूएम को वोट देकर अपना चौकीदार बनाया हुआ था। हमारा चौकीदार जो आज भी मिला हुआ है चोरों से। आज इस जिस जुल्म का जिक्र आप कर रहे हैं, और आप जो है वो बड़े जॉली टाइप आदमी है, कराची का जिक्र करके आपके चेहरे जो है पे इतनी संजीदगी आ गई है, आप जो है वो अफसुर्दा हो गए हैं। इन हालात को देखकर, इन हालात के बावजूद आज भी ये एमक्यूएम जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा है। पता है आपको, आज ये पाकिस्तान की हुकूमत इतनी पावरफुल, आज एमक्यूएम के पास पावर है कि अभी चाहें तो इस पूरे पाकिस्तान की हुकूमत को गिरा दें। 2 सीटों से शहबाज शरीफ बरतरी पे, 2 सीटों की बरतरी पे हुक्मरानी कर रहे हैं। 2 सीटों की बरतरी पे हुक्मरानी कर रहे हैं ना। आज इनके पास 7 सीटें हैं, ये आज अपनी 7 सीटें लेकर हटें तो बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी वजीर खारजा नहीं रह सकते, शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम नहीं रह सकते, सिंध हुकूमत गिर जाएगी। और उसके शहर में आज फैमिलीज मोटरसाइकिलों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ नालों में गिर रहे हैं, अल्लाह शहीद हो रहे हैं। और वो आप आज वजारतें लेकर बैठे हुए, इस दौर में भी वजारतें लेकर बैठे हैं। तो हमें चोरों ने नहीं लूटा, हमारा चौकीदार बदलो। आप यानी कह रहे हैं कि उम्मीद क्या है? कराची वालों, चौकीदार बदलो, चौकीदार बदलो। चौकीदार बदलोगे चोरी रुकना बंद हो जाएगी। वेरी सिंपल, बिल्कुल उम्मीद है। अगर उम्मीद जिस दिन नहीं होगी, मुस्तफ़ा कमाल आपको नजर नहीं आएगा। उम्मीद है, सिर्फ लोगों को अपने फैसले सही करने हैं, ठीक हो जाएगा शहर दोबारा इंशाअल्लाह ताला। बल्दियाती इलेक्शन आगे पोस्टपोन्ड हुए हैं, कब हो रहे हैं? मुहर्रम के बाद हो रहे हैं जी। इसका नताइज 28 जुलाई को, 28 अगस्त, सॉरी 28 अगस्त को। ठीक है इंशाल्लाह। आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपकी सारी बातों, इन सारी बातों के बहुत सारी जितनी भी मैं आपके सुनने वाले, देखने वालों को कहता हूँ कि देखो भाई, मैं आई एम वेरी ओपन टू डिबेट। मेरी किसी बात पे किसी को एतराज़ होना, आ जाओ, मुझे टाइम जगह बताओ, मैं चल कर आऊँगा। अच्छा। और मुझसे जो है वो आर्गूमेंट करो, मुझसे बोलोगे नहीं मुस्तफ़ा कमाल साहब आपकी ये वाली बात गलत है, और हम इसको, मुझे प्रूव करोगे, मैं आप ही के प्रोग्राम में बैठकर लाखों के मजमे के सामने मैं कहूँगा मेरी बात गलत है, लेकिन आओ बात करो, आओ बात करो। मैं ये नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ, लेकिन मैं जो आज कह रहा हूँ, मैं कोई लिखा हुआ पढ़ा हुआ देखकर कहीं से नहीं जो है वो, ये ईमानदारी के साथ मैं समझता हूँ कि ये मसाइल हैं, ये डायग्नोसिस हैं, ये बीमारी है और ये उसका इलाज है। मैं बीमारी भी बता रहा हूँ, मैं इलाज भी बता रहा हूँ, और सबको ओपन डिबेट की मैं ऑफर करता हूँ कि आ जाओ। अगर किसी को मेरी बात समझ में नहीं आती, खुली ऑफर है कि आ जाओ, मुझसे बात कर लो। तीर खा के देखा जब कमी गाह की तरफ, कुछ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। कमल साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। आपकी इंसान का विजन इंसान को बड़ा बनाता है, आपका विजन बड़ा है। बहुत शुक्रिया आपके आने का। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, कराची सबको पालता है लेकिन कराची का कोई नहीं है। लेकिन ये मुझे लगता है कि कहते हैं ना, हर उरूज को ज़वाल है, ये इसको उल्टा कर लें।
अब इंशाल्लाह लगता है कि कराची को कोई आएगा ओन करने वाला, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अगेन आपका। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, मुझे और मुस्तफ़ा कमाल साहब को इस पॉडकास्ट से दीजिए इजाज़त, इस अपनेपन के साथ और इस यकीन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा।